नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर मुसलमानों के साथ दगाबाजी की, मुसलमानों को धोखा दे दिया। वोट तो मुसलमानों का ले लिया, लेकिन जब बारी आई मुसलमानों का साथ देने तो नीतीश ने मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया। ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग नाराज है क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ भाजपा आरएसएस का वो एजेंडा के साथ नीतीश चले गए, जिस एजेंडे को भाजपा आरएसएस ने बनाया। ऐसे आरोप नीतीश कुमार पर लग रहे हैं, ऐसे कई आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। लगातार मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट लेकर नीतीश ने मुसलमानों के साथ दगाबाजी की। क्या वाकई नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ दगाबाजी की? क्या वाकई नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया, या ये सब नीतीश कुमार पर एक बेबुनियाद आरोप है? जनता दल यूनाइटेड की जो विचारधारा है वो विचारधारा सेकुलर विचारधारा है। जनता दल यूनाइटेड का विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा सबको साथ ले जाने की है। तो वक्फ बिल पर ऐसी क्या मजबूरी आ गई नीतीश कुमार की जो वो मुसलमानों के साथ नहीं? केंद्र सरकार कह रही कि बस 4 साल में मुसलमान जान जाएंगे। इस वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को लाभ है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगाबाजी नहीं की, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब ये जेपीसी के पास ये बिल भेजा तो जो बदलाव नीतीश कुमार को लगा वो सारे बदलाव केंद्र सरकार ने किया। मतलब जो नीतीश कुमार चाहते थे वो सारी बातें केंद्र सरकार मान लिए। तो इसलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के समर्थन के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो डिमांड की थी, नीतीश कुमार ने जो बदलाव की मांग की थी, वो सारे मांग केंद्र सरकार ने पूर्ण कर लिया। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में नीतीश कुमार ने क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया? क्या नीतीश कुमार ने सीमांचल की सियासत को एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जो गलती वक्त बिल पे सपोर्ट करके केंद्र सरकार के कर दिए, उसकी कीमत नीतीश कुमार को कहीं और नहीं बल्कि सीमांचल में चुकानी होगी। सीमांचल में टोटल है 24 विधानसभा सीट। 24 विधानसभा सीट। सीमांचल के एरिया के बारे में थोड़ा बता देना चाहते हैं। सीमांचल जो है बिहार का वो क्षेत्र है जहां 60 से 65% मुस्लिम आबादी है, यानी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है सीमांचल में। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज तो वो जिला है जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अगर मुसलमानों को नाराज किया तो उसकी कीमत क्या हो सकती है। सीमांचल जो कि जेडीयू और बीजेपी के लिए पहले से ही अच्छा पिच नहीं था। 2020 के चुनाव परिणाम को जब आप देखेंगे तो सीमांचल में जेडीयू और भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जब देखेंगे तब भी जेडीयू और भाजपा को सीमांचल में जो झटका लगा, भाजपा बस 1 सीट जीत सकी, वो अररिया का सीट था। 3 सीट जेडीयू लड़ी, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में तो जेडीयू के चांस ही नहीं जीतने के, तो किशनगंज जीतने की बात ही हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेडीयू को झटका लगा। 2020 के चुनाव परिणाम के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूं। राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 2 सीटें। जेडीयू और भाजपा के सीटों को मिला दे तो सीमांचल की सियासत के गणित के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास बस 6 सीटें रहा। और यहाँ पर ऑल इंडिया यानी ओवैसी की पार्टी की बात करें, ऑल इंडिया मजलिस जो भी ओवैसी के पार्टी का नाम है, उसे 5 सीटें मिली। एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता। कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीती। थोड़ा समझिए, खेल को थोड़ा समझिए, सियासत के पहलुओं को थोड़ा समझिए, विस्तार से समझिए, राजनीति के पहलुओं को थोड़ा विस्तार से समझिए, राजनीति के गणित को थोड़ा विस्तार से समझिए। सीमांचल वो क्षेत्र है जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा हर सीट पर है। ये 24 विधानसभा में शायद ही कोई ऐसा सीट होगा जहां मुसलमानों की आबादी कम हो, यानी मुसलमानों की आबादी सीमांचल में ज्यादा है। नीतीश कुमार की नैया सीमांचल में डूब सकती है, ये बातें नीतीश कुमार जानते हैं। वैसे जब वक्फ बिल का सपोर्ट भी नहीं किए थे तब भी 2020 में सीमांचल ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया था। एनडीए को तब 6 सीटें मिली, लेकिन इस बार ऐसी संभावना है कि वक्फ बिल के कारण जेडीयू ने जो सपोर्ट नहीं किया उसकी वजह से हो सकता है कि सीटों की संख्या और घट जाए। यानी सीमांचल जो आप कह सकते हैं कि जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है,
सीमांचल ही नहीं बल्कि दरभंगा में, बिहार में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। कोसी के क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी अच्छा खासा है। तो मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं अहम फैक्टर जो है वो नीतीश कुमार की उस राजनीति पर कहीं ना कहीं असर डाल सकते हैं। सियासत पलट सकती है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने वक्त विल में केंद्र सरकार के सपोर्ट करके कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। अपने ही पैरों पर आप कह सकते हैं नीतीश कुमार ने कुल्हाड़ी मार लिया है। पूर्णिया जिले में लगभग 45% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। कटिहार में लगभग 45% मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। कटिहार और पूर्णिया में 45%, किशनगंज में 70% के ज्यादा का आंकड़ा है। अररिया की बात करें तो अररिया में मुसलमानों की आबादी भी लगभग 42 से 45% के आसपास है। और कटिहार की एक आंकड़ा यह भी कहता है कि कटिहार में मुस्लिमों की आबादी शायद अब 48% तक हो चुका हो। शायद 48% कटिहार और पूर्णिया में मुसलमानों की आबादी लेटेस्ट आंकड़ा है तो उसमें 48-49% हो जाए। यानी मुसलमानों की आबादी भी सीमांचल में अच्छी खासी है। सीमांचल में टोटल 24 विधानसभा सीटें आता है। वर्तमान परिस्थिति में देखिए तो इन 24 विधानसभा सीटों में जो मजबूत स्थिति दिख रही है, उस मजबूत स्थिति में आरजेडी ने अपने दम पर 8 विधायकों को जिताया था। उसमें 4 कांग्रेस को बुला दीजिए, 12 हो गया। लेकिन ओवैसी के पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी के साथ आ गई तो यह आंकड़ा हो जाता है 16। यानी टोटल 16 विधायक आरजेडी की हो जाती है। और इसी से थोड़ा सियासत को समझिए। सीमांचल के गणित में 24 में से 16 आरजेडी के। बीजेपी के पास कितने हैं? बीजेपी के पास 6 है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास और जेडीयू के पास 6 है। अब बताते चले कि एक ओबीसी की पार्टी का विधायक और एक विधायक निर्दलीय है, जिससे भी आप बीजेपी सपोर्टर मान सकते हैं, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय जीते थे बाय इलेक्शन के दौरान। यानी टोटल 24 विधानसभा सीटें। सीमांचल को 24 विधानसभा सीटों की गणित आपको हम बता रहे हैं। इन 24 विधानसभा सीटों की गणित को थोड़ा आप समझिए, थोड़ा विस्तार से सीमांचल की सियासत की परिस्थितियों को समझिए। क्या नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया? मुसलमानों का साथ नहीं देके मुस्लिम समाज का क्या रुख होगा? क्या सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स नीतीश के साथ जाएंगे या सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स नीतीश के अगेंस्ट जाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात चल रही है और ऐसी खबरें भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बिहार इलेक्शन से पहले आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बिहार इलेक्शन से पहले आता है तो इसका 2 परिणाम हो सकता है। पहला परिणाम ध्रुवीकरण तो होगा, ध्रुवीकरण हदें पार कर जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ही बिहार इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, पहले वक्फ बोर्ड फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे में नीतीश कुमार भी समझते हैं कि मुस्लिम वोटर्स, नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते तो मुस्लिम वोटर्स नहीं आएंगे साथ। तो नीतीश कुमार, मुसलमानों का वोट एनडीए में रहने से नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है। तो नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड पर सपोर्ट कर दिया, वक्फ बोर्ड पर सपोर्ट कर दिया। तो जो ध्रुवीकरण का सियासत होगा, जो हिंदू मुस्लिम का सियासत होगा, उसमें नीतीश कुमार को बेनिफिट मिलेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर, जो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते थे, पीके के साथ जा सकते थे, वो कोर वोटर कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार पर विश्वास करने को तैयार हो जाएगा। वो कोर वोटर ये मान जाएगा कि नीतीश कुमार अब वाकई नहीं पलटेंगे, अब नीतीश कुमार यही रहेंगे। यानी नीतीश कुमार गेम चेंजर निकले। नीतीश ने एक झटके में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों का विश्वास जीत लिया, दिल जीत लिया। वक्त बिल पर सपोर्ट करके नीतीश ने एक ऐसी सियासी चाल खेली जिस चाल से कहीं ना कहीं विपक्ष फंस चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार को अपने सीटों की संख्या बढ़ानी है और नीतीश अपनी सीटों की संख्या तभी बढ़ा सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, जो लोकसभा इलेक्शन के दौरान खपा हो गया था, जो लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज हो गया था, उसे नीतीश मना लेंगे। वक्त बिल के जरिए नीतीश ने उसी कोर वोटर को साधने की कोशिश की। नीतीश ने उसी हिंदुत्व के वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि नीतीश को पता है कि मुसलमान उनका साथ नहीं देंगे। अगर वक्त बिल को वो रोक भी देते तो मुस्लिम वोटर जो है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे, मुस्लिम वोटर कभी एनडीए के साथ नहीं आएंगे। ये बातें नीतीश को पता है। नीतीश कुमार के सियासी खेल को समझिए। एक झटके में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं गेम पलट दिया। एक झटके में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के उस कोर वोटरों को साथ लिया, भारतीय जनता पार्टी के उस कोर हिंदुत्व के सपोर्टर वोटरों को साथ लिया, वो हिंदुत्व के वोटरों को साथ दिया। नीतीश ने अपनी छवि में एक नई बदलाव किया। नीतीश सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्त बिल पर
नीतीश ने सपोर्ट कर दिया। नीतीश कुमार ने एक तरीके से नीतीश ने एक चाल नहीं खेली। पहले नीतीश कुमार को जो बदलाव वक्त बिल में चाहिए वो बदलाव वो मोदी जी से करवा ली जेपीसी के अंदर, उसके बाद वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के बाद हिंदुत्व का जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जो हिंदुत्व के एजेंडों का वोट बैंक है, वो वोटर कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं कि खुलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाने के मतलब समझिए कि हमने जिस सीमांचल की तस्वीर दिखाया था, इस सीमांचल में लोकसभा चुनाव में भी हुआ था जब नीतीश कुमार कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, ये नीतीश कुमार जानते थे। कटिहार और पूर्णिया वो सीट था जहां भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों ने नीतीश का साथ नहीं दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर ही नीतीश कुमार के साथ छोड़ के चले गए, जिसका कीमत नीतीश को चुकाना पड़ा था। अब नीतीश कुमार भाजपा की उसी कोर वोटर को अपना वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उसी कोर वोटर को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार का रणनीति स्पष्ट है। नीतीश कुमार का मैसेज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर उनके साथ आ जाए, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक नया और एक नई सियासी समीकरण कहीं ना कहीं सीमांचल में बनते दिख रहा है, जहां मुस्लिमों की आबादी चारों जिलों को मना लेते हो 50% से ज्यादा है। उस सीमांचल का परिणाम क्या होगा? वो सीमांचल जहां ओबीसी की पार्टी पिछली बार 5 सीटें जीतकर चले जाता है, वो सीमांचल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप देखें कि सीमांचल के स्टेट बॉर्डर एरिया भी आता है, उस सीमांचल में क्या आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का वजूद भी बच पाएगा? क्या उस सीमांचल में मुसलमान जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े हो पाएगा? बड़ा सवाल तो बनता है। क्या मुस्लिमों का मन क्या है? मुस्लिम आखिर क्या करेंगे? सीमांचल की परिस्थिति आखिर क्या होने जा रहा है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। सीमांचल की राजनीति को आसान मत समझिए। सीमांचल की राजनीति में 24 सीट बिहार में सत्ता का चाबी बन सकता है। ये 24 सीट अगर एक तरफा तेजस्वी जीत जाते हैं, इन 24 में से 20 सीटें एक तरफा तेजस्वी जीत जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये 24 सीटों में आप कह सकते हैं कि सत्ता का चाबी है इन 24 सीटों के पास। तेजस्वी यादव के साथ पिछली बार ओबीसी ने कुछ सीटें नहीं काट लिया, कांग्रेस कुछ सीटों पर बैठक कर जाती तो तेजस्वी यादव पिछली बार ही मुख्यमंत्री बनते। तो इन 24 सीटों को मामूली मत समझिए। इन 24 विधानसभा सीटों को मामूली मत समझिए। इन 24 विधानसभा सीटों से बिहार की सियासी तस्वीर पता चलेगा। इन 24 विधानसभा सीटों से बिहार के उस सियासी गणित को भी आप समझ सकते हैं, जो सियासी गणित काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश कुमार ने एक झटके में मुसलमानों को नाराज कर दिया। नीतीश कुमार ने एक झटके में मुसलमानों को कहीं ना कहीं खपा तो कर दिया। और नीतीश कुमार का यह कदम मुस्लिम विरोधी के तौर पर मुस्लिम नेता प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। नायडू और नीतीश, यानी नानी फैक्टर जो है, नायडू और नीतीश, ये दोनों से क्या मुस्लिम समाज अब विश्वास कर पाएगी? क्योंकि इन दोनों ने मुसलमानों को झटका दिया। ये दोनों टोपी भी पहनते हैं, मुसलमानों का वोट भी इन दोनों को चाहिए। और ये दोनों की एक बात और बताना चाहिए, इन दोनों ने अपने राज्य में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मुस्लिम समाज के लोग भी ये जानते हैं कि नीतीश और नायडू ने सबको साथ लेकर यकीन करते हैं। नायडू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से बिहार में सबको साथ लेकर चलने वाले नीतीश कुमार क्या मुसलमानों के विरोधी बन जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के कंट्रोल में नीतीश कुमार का पार्टी नहीं है? प्रशांत किशोर कहते हैं कि इतिहास भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार को याद रखेगा, इतिहास नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा। ये प्रशांत किशोर कहते हैं, जनस्वराज वाले प्रशांत किशोर, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कोर वोटरों पर जिनकी नजर है, जिनकी नजर मुसलमान वोट बैंक पर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि असली दोषी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि असली दोषी तो नीतीश कुमार है। अगर वक्त बिल पास हुआ तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है और इतिहास नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को साधने की कोशिश की, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, मुस्लिम वोटों को अपने साथ लाने की कोशिश की। प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड पर हमला किया। वक्त बिल पर टोटल 288 वोट पक्ष में पड़ा है, एक 232 वोट जो है वो विपक्ष में पड़ा है। वक्त बिल का बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इस समय राज्यसभा में चर्चा चल रही है। आज रात या आज शाम तक में
राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास हो जाएगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में अगर हम देखें, वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड का सपोर्ट करना, सीमांचल में मुसलमानों की नाराजगी है। सीमांचल वो स्टेट है जहां मुसलमानों की आबादी अच्छा खासा है। दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में मुसलमानों की आबादी अच्छा खासा है। इसका बिहार के और भी कई स्टेट है जहां मुसलमानों की आबादी अच्छा खासा है। और टोटल बिहार में मुस्लिमों की आबादी देखें तो टोटल बिहार में 18% मुस्लिम वोटर है। जरा सोचिए, 18% अगर एक साथ नीतीश के अगेंस्ट में चले जाता है तो उस परिस्थिति को नीतीश भी जानते हैं कि बिहार में सरकार बनाना कठिन हो जाएगा। अभी तक जो पासमांडा मुस्लिम था, जो गरीब तबके का मुसलमान था, वो नीतीश कुमार के साथ था। यानी पासमांडा मुस्लिम्स जो नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं, पासमांडा मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी भी जिसे अपना कोर वोटर बनाना चाह रही है, पासमांडा मुस्लिम जिसकी जिक्र नरेंद्र मोदी भी सबसे ज्यादा करते हैं। और गुजरात में पासमांडा मुस्लिम जो है वो नरेंद्र मोदी के कोर वोटर भी माने जाते हैं। लेकिन मुस्लिमों में भी कहीं ना कहीं एक जाति की राजनीति मुस्लिमों के अंदर भी होती है। तो पासमांडा हो या बोरा समुदाय जो मुसलमानों में होती है, बोरा समुदाय तो इस बिल में नरेंद्र मोदी का साथ खड़े हो गए। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को, और जिस प्रकार से मुस्लिमों में भी एक वर्ग है जो वक्फ बिल पर सरकार के पक्ष में है, एक ऐसा वर्ग मुस्लिम समाज के अंदर भी है जो सरकार के इन कदमों का समर्थन करता है, जो सरकार के इन नियमों का समर्थन करता है, जो सरकार ने निर्णय लिया उन निर्णय का समर्थन एक वर्ग करता है। और वो वर्ग भी मुसलमानों के अंदर की है। मुसलमानों की जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आई और वो तस्वीरें बताती है कि मुसलमानों में भी एक वर्ग है जो ये चाहता है कि वक्फ संपत्ति जो चंद हाथों में है वो चंद हाथों से निकलकर उस वक्फ संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण हो। यह मुसलमानों का भी वर्ग चाहता है। मुस्लिम समाज के अंदर भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ये चाहते हैं और ये तस्वीरों में दिख रही है। मुस्लिमों में एक वर्ग चाहता है। आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई महिला सदस्य नहीं बन सकता था। ये कैसा कानून था? किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अगर दावा कर देता तो वो वक्फ बोर्ड का हो जाता था। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में आज हम नीतीश के राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को झटका लग गया? क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोटर पासमांडा मुस्लिम्स माने जाते हैं। लेकिन पासमांडा मुस्लिम्स अब किस तरफ जाएंगे? पासमांडा मुस्लिम क्या नीतीश कुमार का साथ छोड़ेंगे? नीतीश कुमार का अगर साथ छोड़ेंगे पासमांडा मुस्लिम, जो मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़ा तबका है, जो मुस्लिम समाज में सबसे गरीबी तबका, आप कह सकते हैं कि मुसलमानों में भी एक जाति की व्यवस्था है और मुस्लिमों में उस जाति की व्यवस्था में कहीं ना कहीं पासमांडा मुस्लिमों को हाशिए पर डाल दिया गया। पासमांडा मुस्लिमों की राजनीति के तौर पर भी आप देखेंगे तो पासमांडा मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पासमांडा मुस्लिम आप कह सकते हैं कि एक तौर पे, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पे मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा हाशिए पर है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार पासमांडा मुस्लिम की जिक्र करता है। भारतीय जनता पार्टी बार बार बोरा मुस्लिम का जिक्र करता है। जनता पार्टी जब मुस्लिमों के सबसे हाशिए पर पहुंचे उस समाज का जिक्र करता है जिसे मुस्लिम समाज में उतना महत्व नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सियासत एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है। सियासत एक नई दशा की तरफ बढ़ रही है। और सियासत जब एक नई दिशा और दशा तय करने लगी है और बिहार विधानसभा का चुनाव निकट है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार में बस चंद महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव है, उस स्थिति में नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर सपोर्ट तो कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश भी सोच रहे होंगे अगर मुस्लिम नाराज हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। 18% आबादी है मुसलमानों की। इन 18% आबादी अगर नहीं मानी तो फिर सियासत के, फिर पटना की वो राहें, पटना की वो गद्दी जो 20 सालों से नीतीश कुमार बैठे हैं, गद्दी पर बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पटना की वो कुर्सी पर बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर साथियों, वक्फ बिल जैसे ही राज्यसभा से पास होता है एक वीडियो लेके आएंगे पूरा विश्लेषण के साथ वक्फ बिल पर। और इसके साथ ही साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।